Hello, all. Welcome to the Triple S educational platform. So, my name is Saksham Madia, and how are you all? कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया, सब अच्छे? ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द क्लाइमेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा कंटेंट है सिलेबस में जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते हुए हमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी को डिस्कस कर लिया हुआ है अभी तक, उसमें इकोसिस्टम वगैरह को भी डिस्कस कर लिया हुआ है। हमारे दो टॉपिक अभी रहते हैं, एक हमारा बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक रहता है और एक हमारा क्लाइमेट चेंज का टॉपिक रहता है। तो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, बट क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एनवायरमेंटल इश्यूज के नाम से हम उसको चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। और स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बता दूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोग क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसका जो चैप्टर नंबर 12 है, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, उसको रेफर कर सकते हैं। ये कंटेंट जो है क्लाइमेट चेंज की जब हम लोग बात करते हैं तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। वेदर जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल पीरियड के लिए होता है। जैसे हम बोलेंगे आज शाम का कैसा वेदर है, कल सुबह का कैसा वेदर है, या फिर नेक्स्ट 3-4 दिन का कैसा वेदर है। अगर हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं तो वहाँ का वेदर चेक कर लेते हैं हम पहले। और क्लाइमेट होता है तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जब हम लोग चेक करते हैं किसी भी एरिया, मतलब किसी भी पर्टिकुलर जगह का जब हम लोग वहाँ का क्लाइमेट देखते हैं, तो मतलब हम वहाँ के बहुत लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। और क्लाइमेट जो है ये चेंज हो रहा है, हमें दिख भी रहा है डे बाय डे। अब जिस ये जो क्लाइमेट है जिसमें हम लोग आज सर्वाइव कर रहे हैं, ये क्लाइमेट जो है ये पिछले 10,000 ईयर से इस तरीके का क्लाइमेट है। मतलब द टाइप ऑफ क्लाइमेट वी एक्सपीरियंस नाउ माइट बी प्रिवेलिंग ओवर द लास्ट 10,000 ईयर्स विद माइनर एंड ओकेजनल वाइड फ्लक्चुएशन। मतलब जिस क्लाइमेट में हम अभी हैं, ये लगभग लगभग 10,000 ईयर्स पहले इस तरीके का क्लाइमेट जो है वो बन गया था, और उसी में हम लोग भी यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। जब हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑल्ट्रेशन ऑफ द ग्लेशियल एंड द इंटर ग्लेशियल पीरियड्स। अब ग्लेशियल और इंटर ग्लेशियल पीरियड में क्या डिफरेंस होता है। ग्लेशियल मतलब ऐसा पीरियड जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर्स होते हैं, सिर्फ आइस ही आइस होती है, वैसे पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियल पीरियड। और इंटर ग्लेशियल पीरियड का क्या मतलब हुआ, एक ऐसा पीरियड जहां पर जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब टेम्परेचर या फिर क्लाइमेट जो है वो हल्का हल्का वहाँ पे वार्म होना स्टार्ट हो गया है। तो क्लाइमेट वार्म जो है वो कहाँ पर होता है, इंटर ग्लेशियल पीरियड में थोड़ा थोड़ा वार्म होना स्टार्ट हो जाता है। और ग्लेशियल पीरियड में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ पर कम होता है, वहाँ पर कोल्ड होता है बिकॉज ऑफ द आइस या बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर्स। अब ये जो क्लाइमेट चेंज का पता हमें कैसे चलता है, द सेडिमेंट डिपॉजिट्स इन द ग्लेशियल लेक्स ऑल्सो रिवील द अकरेंस ऑफ द वार्म एंड द कोल्ड पीरियड। ये जो सेडिमेंट्स हैं ये भी हमें बताते हैं कि जो पर्टिकुलर क्लाइमेट है वो कब चेंज हुआ होगा, या फिर कब वार्म पीरियड रहा होगा, कब कोल्ड पीरियड रहा होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग क्लाइमेट का पता कैसे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द हम ट्री को देख के बता सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग एक ट्री को देखें, हमें खुद से कट नहीं करना है, बट अगर हम फॉरेस्ट एरियाज में देखें तो बहुत सारे ट्री हमको कट टूटे हुए या जो कट हो गए होते हैं हमें इस तरीके से दिख जाते हैं। जब भी कोई ट्री, अगर आप बहुत बड़ा ट्री कट हुआ देखोगे तो उसमें आपको ऐसे कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जैसे ये रिंग, दिस वन, 1 2 3, बहुत सारे रिंग्स हैं इस पर्टिकुलर यहाँ पर इस ट्री में बहुत सारे रिंग्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अब ये रिंग्स जो हैं ये बहुत सारी चीजें इंडिकेट कर जाते हैं। जैसे जो सबसे अंदर का रिंग होता है ये होता है फर्स्ट ईयर ग्रोथ रिंग, मतलब पहले साल का ग्रोथ रिंग ये होता है। हर साल में एक ग्रोथ रिंग यहाँ पे बनता है। और ये जो किसी भी प्लांट की एज को आइडेंटिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ द रिंग, उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रो क्रोनोलॉजी। किसी भी प्लांट की एज को आइडेंटिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ रिंग्स, इस चीज को डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ ये जो रिंग्स हैं इनको काउंट कर सकते हैं और एज बता सकते हैं। बट हम पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज। अगर आप इस पर्टिकुलर रिंग को देखोगे जिसको यहाँ पर रेनी सीजन लिखा हुआ है, ये वाला जो पर्टिकुलर रिंग है ये हमें कंपैरेटिवली क्या दिख रहा है, बाकी वाले रिंग से थोड़ा ज़्यादा वाइड हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब इस वाले पर्टिकुलर पीरियड में रेन ज़्यादा रही होगी, प्लांट अच्छे से डेवलप हुआ होगा, इसीलिए ये वाला रिंग जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा है। और इसी के साथ अगर आप ड्राई सीजन वाले रिंग को ध्यान से देखोगे तो ये रिंग जो है कंपैरेटिवली क्या है, बहुत ज़्यादा
थिन है, इसका मतलब यहाँ पर वाटर नहीं मिला होगा प्लांट को। और यहाँ इस चीज से हम ये बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया का, वहाँ का जो मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो क्लाइमेट रहा होगा वो कंपैरेटिवली ड्राई रहा होगा। और इस चीज से हम ये बता सकते हैं, यहाँ पर हमें एक स्कार देखने को मिल रहा है, तो ये स्कार हमें ये इंडिकेट करता है, क्या पता कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई हो और उसकी वजह से यहाँ पर स्कार बन गया हो, दैट इज द स्कार फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर, या और भी किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से बन गया हो। तो ट्री को देख के, ट्री के अंदर की रिंग्स को देख के भी हम लोग बता सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट, उस टाइम पीरियड का क्लाइमेट जो है वो लगभग लगभग कैसा रहा होगा। रिंग्स के बेसिस पे हम बताएंगे टाइम पीरियड कौन सा है, और फिर रिंग की थिकनेस के बेसिस पे हम बताएंगे कि वहाँ पर कैसा क्लाइमेट रहा होगा। इसके अलावा ये जो क्लाइमेट चेंज की प्रोसेस है, ये नेचुरल तो है ही और कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस जो ये जो क्लाइमेट चेंज है वो एकदम से हो जाएगा, या विद इन 5 डेज या विद इन 10 डेज हो जाएगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लाइमेट चेंज। सो इस चीज़ के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ब्यूटीफुल सी एग्जाम्पल है राजस्थान डेजर्ट की। आज हम सबको पता है कि राजस्थान जो है वो डेजर्ट है, बट राजस्थान में अगर हम लोग 8000 BC की बात करें, 8000 BC का मतलब हो गया अराउंड अप्रोक्सीमेट 10,000 ईयर्स बैक। मतलब 8000 हो गए बीसी वाले, बिफोर क्राइस्ट, और आज हम कौन से साल में, 2022। तो 8000 तो 2022 को भी कर लोगे तो वो लगभग 10,022 के अराउंड आ जाएगा। मतलब लगभग 10,000 ईयर्स पहले राजस्थान का जो डेजर्ट था दैट एक्सपीरियंस्ड वेट एंड कूल क्लाइमेट होता था वहां पर। उसके बाद वहां पर धीरे धीरे चेंजेस हुए, तो 3000 टू 1700 BC में वहां पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ इस तरीके से कि 2000 टू 1700 BC के अराउंड द रीजन वाज द सेंटर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन 2000 से 1700 BC के अराउंड इस पर्टिकुलर रीजन में स्टार्ट हुई, यहाँ पर मतलब हमें देखने को मिली। और यू हैव टू टेल मी ऐसी कौन सी लोकेशन, ऐसी कौन सी साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो हमें राजस्थान में देखने को मिलती है। तो कालीबंगन इज वन सच साइट। तो इसका मतलब राजस्थान में पहले जो टेम्परेचर था वो कैसा था, वेट एंड कूल था, फिर धीरे धीरे वो चेंज होता गया होता गया होता गया, और आज हम वहाँ पे वहाँ का क्लाइमेट अगर देखें तो आज कंपेरेटिवली क्या है, वार्म क्लाइमेट है, वहाँ पर डेजर्ट बन गया हुआ है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड की बात करी थी। तो लास्ट जो ग्लेशियल पीरियड हमने देखा था दैट इज अराउंड 18,000 ईयर्स अगो। और इंटरग्लेशियल पीरियड जो है वो कब था, लास्ट 10,000 ईयर्स अगो। मतलब पिछले 10,000 ईयर्स से जिस क्लाइमेट में हम हैं, ये पिछले 10,000 ईयर से जो है ऐसा है, मतलब वहां से चलता आ रहा है, जिस क्लाइमेट में हम आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज इन द रीसेंट पास्ट की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करें, सो द 90s डिकेड ऑफ द लास्ट सेंचुरी विटनेस द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। और 1990s जो था, ये वाले जो ईयर्स थे, these years recorded the warmest temperature of the century, ये वाले जो साल थे। अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो यहाँ पर द वर्स्ट डिवास्टेटिंग ड्रॉट इन द सहेल रीजन साउथ ऑफ द सहारा डेजर्ट फ्रॉम 1967 टू 1977 इट इज वन सच वेरिएबिलिटी। तो सहारा डेजर्ट में, वहाँ पर सहेल रीजन में क्या था, एक ड्रॉट आया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। और अगर 1930s की बात करें तो हमें डस्ट बाउल जो है वो देखने को मिला था, कहाँ पर, साउथ वेस्टर्न ग्रेट प्लेन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिस्क्राइब्ड एज द डस्ट बाउल। वहां पे हमें डस्ट बाउल देखने को मिला था। दिस इज द पिक्चर ऑफ द डस्ट बाउल, इस तरीके का। और ये किसकी वजह से होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सहेल रीजन साउथ ऑफ द सहारा डेजर्ट, यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से डेजर्ट, किस तरीके से एरिया जो है, लैंड जो है यहाँ पर खराब हो गई है। और अगर हम लोग यूरोप की बात करें, तो यूरोप में क्या हुआ है, विद टाइम बहुत सारे जो क्लाइमेट जो है वो डिफर करता गया। वहाँ पे कभी वार्म पीरियड रहा, कभी वेट रहा, कोल्ड रहा, ड्राई पीरियड रहा। तो इस तरीके से वहाँ पे डिफर करता गया। और वाइकिंग्स जो थे वो वहाँ पर सेटल्ड हुए थे, ग्रीनलैंड में सेटल हुए थे। ग्रीनलैंड कहाँ पर आता है, इसको हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग जो नॉर्डिक कंट्रीज है उसमें कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर ये सेटल हुए थे अराउंड 10th एंड 11th सेंचुरी। और तब वहाँ का टेम्परेचर जो था वो कैसा हो गया था, लगभग लगभग वहाँ पे रहने लायक हो गया था, वार्म टेम्परेचर हो गया था। और यूरोप में जो लास्ट आइस एज हमने देखी थी, दैट इज द लिटिल आइस एज, दैट इज अराउंड 1550 टू 1850। कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, आप इनको डायग्रामेटिक या फिर कुछ कीवर्ड्स बना के इनको आप लर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं किसकी, क्लाइमेट चेंज की। और अगर फिर हम उसके बाद 1885 टू 1940 की बात करें, उसके बाद वर्ल्ड टेम्परेचर जो है उसने एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया, और आज तक वो जो है वो चल रहा है। उसके बाद
अगर हम लोग कॉजेस की बात करें, ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक आइडिया कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है और क्लाइमेट चेंज के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी ब्रीफ पता होनी चाहिए। अब आती है बात की कॉजेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। कॉजेज को जब हम डिस्कस करते हैं तो कॉजेज को हम क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं। एक होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, एक होते हैं टेरिस्ट्रियल कॉजेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। टेरिस्ट्रियल तो सबको पता है कि जो लैंड पे अगर कोई हम ऐसी चीजें करेंगे जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा, सो दैट इज द टेरिस्ट्रियल कॉज। और एस्ट्रोनॉमिकल कॉज क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज आर द चेंजेस इन द सोलर आउटपुट एसोसिएटेड विद द सन स्पॉट एक्टिविटीज। मतलब जो सोलर आउटपुट है उसमें कुछ चेंजेस आए, जो सन से रेस निकल रही हैं उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, वो अगर नहीं पहुंच पाए यहाँ पर, सो उस टाइप के अगर कुछ कॉजेज होते हैं तो उन कॉजेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज। अब एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज को एक एक करके देखेंगे। द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल कॉज हेयर इज द सन स्पॉट। मतलब सन के ऊपर कोई ऐसी स्पॉट है। तो सन के ऊपर स्पॉट का क्या मतलब है? बेसिकली सन स्पॉट्स का ये मतलब होता है डार्क एंड द कूलर पैचेस ऑन द सन विच इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अ साइक्लिक मैनर। मतलब सन के ऊपर कोई ऐसे पैचेस जो हैं वो बन जाते हैं, जो हम अपनी नेक्ड आइज से तो नहीं देख सकते हैं, बट कुछ ऐसे पैचेस जो हैं वो सन के ऊपर बन जाते हैं, जिनकी वजह से जो क्या करते हैं, जो कुछ टेम्परेचर की ऑल्ट्रेशन करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं एक साइक्लिक मैनर में। अब कब डिक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा? जब ये जो सन स्पॉट्स हैं इनका नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? कूल एंड वेटर वेदर। आप ऐसे समझ लो, ये सन है, इसके ऊपर अगर ये जो सन स्पॉट्स हैं अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे करके समझो, अगर ये बहुत ज्यादा हो गए तो सनलाइट जो है वो कम आएगी। अगर सनलाइट कम आएगी तो उसका मतलब टेम्परेचर जो है वो कैसा होगा? कूल एंड वेटर वेदर होगा वहां पे। अगर ये सन स्पॉट्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज्यादा सनलाइट आएगी और उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा वहां का? वार्म और ड्रायर कंडीशंस वहां पे आ जाएंगी। सो वन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल कॉज इज द सन स्पॉट, और सन स्पॉट का नंबर ज्यादा होगा तो वेदर जो है वो कूल होगा, वेटर होगा, और सन स्पॉट का नंबर कम होगा तो वहां का वेदर जो है वो वार्म होगा और ड्राई होगा। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज को डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग मिलानकोविच ऑसिलेशंस भी बोलते हैं। अब मिलानकोविच ऑसिलेशंस का क्या मतलब होता है? देखो, सन जो अर्थ जो है, अर्थ रिवॉल्व भी करती है और अर्थ रोटेट भी करती है। अर्थ रोटेट जो है वो अपने एक्सिस पे करती है, और रिवॉल्व जो है वो कहाँ करती है? अराउंड द सन। ये सन के अराउंड में रिवॉल्व भी करती है। अब ये जो जब ये रिवॉल्व करती है और रोटेट करती है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं। चेंजेस एज इन जिनको हम मतलब तीन चेंजेस बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक चेंजेस हम डिस्कस करते हैं इसेंट्रिसिटी, एक हम डिस्कस करते हैं प्रिसेशन, और एक हम डिस्कस करते हैं टिल्ट। अगर हम लोग यहाँ पे टिल्ट की बात करें तो टिल्ट, अर्थ का जो टिल्ट है वो वेरी करता है फ्रॉम 21.5 डिग्री टू 24.5 डिग्री। ये एक एवरेज है। और अभी जो हमारा अर्थ है वो कितने एक्सिस पे टिल्ट है, कितने एंगल पे टिल्ट है? 23.5 डिग्री। यही एंगल जो है विद टाइम क्या होता है? हल्का सा चेंज होता रहता है। और अगर हल्का सा भी एंगल जो है वो चेंज होगा तो जो अमाउंट ऑफ सनलाइट है अर्थ के ऊपर पड़ रही है वो क्या होगी? कम ज्यादा होती जाएगी। तो इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज जो है वो हो सकता है। अगर वो सिर्फ 0.001 भी चेंज हो जाएगी, बट उसकी वजह से इफेक्ट तो आएगा ना, क्योंकि अर्थ तो बहुत वास्ट है। अगर पॉइंट्स में भी चेंजेस होगा तो उसका इफेक्ट आएगा। सो टिल्ट की वजह से भी क्लाइमेट चेंज जो है वो हो सकता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी मतलब यहाँ पे हम किससे बात करते हैं? पाथ। अब ये जो अर्थ है, अर्थ का जो पाथ होता है वो कैसा होता है? एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल पाथ में अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है। अब ये जो पाथ है ये विद टाइम क्या है? हल्का सा चेंज होता जाता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है? यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होने का, क्लाइमेट चेंज हो सकता है इसकी वजह से भी। सो और these Milankovitch oscillations which infer the cycles in the variations in the Earth's orbital characteristics around the Sun, the wobbling of the Earth and changes in the Earth axial tilt. अब wobbling of the Earth का क्या मतलब हुआ? Precession, precession का मतलब है अर्थ जो है जब वो रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व होने के साथ वो वॉबल भी करता है। वॉबल मतलब क्या होना? शेक होना या फिर हिलना हल्का सा। वो शेक एज इट हमें नहीं पता चलता, बट वो इतना माइन्यूट होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है? क्लाइमेट चेंज हो सकता है।
क्योंकि आप ऐसा सोचो, अर्थ में अगर हल्की सी भी चेंज आएगी, हल्का सा भी इधर उधर हो जाएगा, तो सन रेज जो यहाँ पे पड़ रही हैं वो क्या होंगी, डिफर हो जाएंगे ना, ज्यादा या कम हो जाएंगी, तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, सन जो होता है, सन सेंटर में है, मतलब हम ऐसा कहते हैं कि सन सेंटर में है और अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। अब अर्थ जो है वो एलिप्टिकल, यहाँ पर एलिप्टिकल फॉर्म में यहाँ पर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अब अर्थ जो है, दो चीजें यहाँ पर हमें हमको पता होनी चाहिए, पेरीहिलियन का क्या मतलब होता है और एपीहिलियन का क्या मतलब होता है। ऐसा पॉइंट, एपीहिलियन हम ऐसा पॉइंट बोलते हैं जब अर्थ और सन के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीहिलियन। और पेरीहिलियन का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जब अर्थ और सन के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होता है, तब हम उस पॉइंट को बोलते हैं पेरीहिलियन। तो पेरीहिलियन, पी से हम लोग पास भी बोलते हैं, और पी से ही क्या है, पेरीहिलियन, मतलब पास होगा, जब अर्थ और सन एक दूसरे के पास होंगे। सो एपीहिलियन इज द पॉइंट ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट दैट इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन, और पेरीहिलियन क्या होगा, इट इज द पॉइंट ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट दैट इज नियरेस्ट टू द सन। सो ये हमने पढ़ा मिलैंकोविच ऑसिलेशंस के बारे में। दो चीजें हमने अभी तक डिस्कस करी, एक हमने डिस्कस करा सनस्पॉट्स, एक हमने डिस्कस करा मिलैंकोविच ऑसिलेशंस, और ये दोनों की दोनों जो हैं ये क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, ये दोनों के दोनों कॉजेस हैं क्लाइमेट चेंज के। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट वॉल्केनिज्म। अब वॉल्केनिज्म की जब हम बात करते हैं, तो वॉल्केनो से कैसे क्लाइमेट चेंज हो सकता है, मतलब वॉल्केनो कैसे हेल्प करेगा क्लाइमेट चेंज में। देखो क्या होता है, जब वॉल्केनिक eruption होता है, तो वॉल्केनिक eruption throws up lots of aerosols into the atmosphere। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं वॉल्केनिक eruption में। so these aerosols remain in the atmosphere for a considerable period of time, reducing the sun's radiation reaching the earth surface। अब आप ऐसा मान लो कि सपोज हमारे पास यहाँ पर अर्थ है, और यहाँ पर सपोज यहाँ से कोई वॉल्केनो जो है वो इमर्ज आउट हुआ, और वॉल्केनो की वजह से यहाँ पर क्या है, इस पूरे एरिया में क्या हो गया, यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं, एरोसोल्स यहाँ पर बन गए। अब सन से जब यहाँ पर रेस आएंगी, तो उतनी रेस जो है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि ये एरोसोल्स जो हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं, ये उन रेस को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल सकता है। और दो इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक eruptions जो हमें पता होने चाहिए, the one is the Pinatubo and the other one is the Elsion। ये जो पिनाटोबा है, पिनाटोबा इज इन दिस पर्टिकुलर कंट्री नोन एज द फिलिपिन में ये पिनाटोबो, ये जो वॉल्केनिक eruptions आज देखने को मिला था। एंड द अदर वन इज इन द मैक्सिको में ये हमें देखने को मिला था, दिस वन इज नोन एज एल्कियन वॉल्केनो। तो ये दो वॉल्केनो जो थे वो बहुत ही डिवास्टेटिंग थे, ये हमें आइडिया होना चाहिए कि इनका नाम क्या है और उनकी प्लेस क्या है। इसके अलावा एक और वॉल्केनो था इन अप्रैल ऑफ 1815, माउंट टम्बोरा, जिसको हम बोलते हैं माउंट टम्बोरा, एक्सप्लोडेड इन अ पावरफुल इरप्शन दैट किल्स द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुम्बावा, एंड द फॉलोइंग ईयर बिकेम नोन एज द ईयर विदाउट अ समर। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि ईयर विदाउट अ समर हम किस, मतलब हम कौन से साल को बोलते हैं, या उसको कौन से वॉल्केनो की वजह से बोलते हैं, या कौन से माउंटेन से वॉल्केनो निकला था जिसकी वजह से हम उसको एयर विदाउट समर बोलते हैं, सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द माउंट टम्बोरा। यहाँ पर इस तरह का ये एक्सप्लोड हुआ था, इतने ज्यादा एरोसोल्स जो थे वो उस एरिया में चले गए थे, इतने सारे पार्टिकल्स आ गए थे कि कितने टाइम तक वहां पे सनलाइट जो है वो इतनी कम थी कि हमने उसको क्या बोला था, एयर विदाउट अ समर। हमने नहीं बोला था, मतलब जिन्होंने भी बोला था। ये हमने पढ़ा वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म मतलब ऐसे समझ लो, ये क्या है, कोई वॉल्केनो है, वॉल्केनो से यहाँ से क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स, ऐश, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, एरोसोल्स होंगे, ये इस तरीके से क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होंगी इसमें, और ये इस तरीके से क्या करेंगे, एक लेयर बना देंगे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो सन रेज हैं वो यहाँ तक पूरी नहीं पहुँच पाएंगी। जब नहीं पहुँच पाएंगी तो नीचे यहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पर चेंज आने का चांस बन जाएगा, यहाँ पर चेंज आ सकता है। तो ये हमने पढ़ा तीन कॉजेज, ये तीनों कॉजेज क्या थे, एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज। इसके अलावा अब अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल कॉजेज की बात करें, तो टेरेस्ट्रियल कॉजेज में हम एक ही टर्म यूज करते हैं, दैट इज द एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट। एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट से हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन को वहां डिस्कस कर लेते हैं, जो फैक्ट्रीज से स्मोक एमिट आउट होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो व्हीकल से या फिर एरोप्लेन से यहाँ से जो स्मोक एमिट आउट होती है उसको हम, ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में, मतलब जो मैन मेड एक्टिविटीज होती हैं। सो ये होते हैं इसके
कॉजेज की क्लाइमेट चेंज किन किन कॉजेज की वजह से होता है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से एक मेन प्रॉब्लम जो है वो जो हमें फेस करनी पड़ती है, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग वाले टॉपिक को हम इसी पर्टिकुलर वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और जो बाकी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो लाइक ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है, लाइक द गैसेस दैट, देखो सबसे पहले क्या होता है, जब सन है, सन से जब रेस जो है वो अर्थ पे आती हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट वेव, मतलब उनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है, शॉर्ट वेव्स वो होती हैं। अगर वेवलेंथ जो है वो कम होगी तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। अगर वेवलेंथ और एनर्जी में कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो जो सन रेज सन से निकल के अर्थ पे आती हैं उनको हम लोग शॉर्ट वेव बोलते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम होती है। तो शॉर्ट वेवलेंथ अगर उनकी होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो एकदम आके कहाँ पे, अर्थ पे स्ट्राइक करती हैं। ये सपोज हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे आके वो स्ट्राइक करती हैं। अब जब उनको यहाँ पे स्ट्राइक करके वापिस जाना होता है, वापिस बैक जाना होता है, रिफ्लेक्ट होना होता है, तो उनकी वेवलेंथ जो होती है वहां पर लॉन्ग वेवलेंथ हो जाती है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो इतनी दूर से आए हैं, वहां से जब उन्होंने स्ट्राइक किया फिर वापिस जाना है बैक, तो वहां पर क्या होता है, उनकी जो एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है। सो हम किन गैसेस को यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, द गैसेस दैट एब्जॉर्ब द लॉन्ग वेव रेडिएशंस आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस। जब जो रेस थी वो सन से निकल के अर्थ पे स्ट्राइक करी थी, अब वो जो रेस हैं वो यहाँ से निकल के वापस कहाँ जाएंगी, यहाँ से निकल के वो वापस जाएंगी, वापस एटमॉस्फेयर में जाएंगी। बट एटमॉस्फेयर में क्या होंगी, ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होंगी। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करेंगी, उन सन रेस को जो है वो कैप्चर कर लेंगी, उनको पकड़ लेंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, द गैसेस दैट एब्जॉर्ब द लॉन्ग वेव रेडिएशंस आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस। उन गैसेस को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। अभी हम एग्जांपल्स पे डिस्कस करेंगे। एंड द प्रोसेस दैट वार्म द एटमॉस्फेयर आर ऑफन कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी ग्रीन हाउस, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेंगी, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की वजह से, एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, एब्जॉर्ब करने की वजह से हीट जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो सारी जो रेडिएशंस हैं वो कहाँ होंगी, उसी एटमॉस्फेयर में कलेक्ट होती जाएंगी। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हम इसी चीज को बोलते हैं। अब ये जो ग्रीन हाउस है, ये टर्म हम ग्रीन हाउस ही हम लोग क्यों बोलते हैं, पिंक हाउस, येलो, ब्लू या व्हाइट हाउस ऐसा सब कुछ क्यों नहीं बोलते, बिकॉज दिस ग्रीन हाउस is derived from the analogy to a greenhouse used in the cold areas for preserving the हीट। सो कुछ कंट्रीज में ये जो ग्रीन हाउस है उसको यूज करते थे कोल्ड एरियाज में हीट को प्रिजर्व करने के लिए, तो वहीं से ये टर्म हमने ले लिया ग्रीन हाउस। और ग्रीन हाउस जो होता है वो जनरली किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है। तो अगर आप लोग देखोगे ग्लास, अगर हम लोग कार की एग्जाम्पल को स्टडी करें, तो अगर हम लोग कार में बैठे हैं और वो भी वहाँ के जो विंडोज होती हैं उनको बंद करके, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है समर में, क्योंकि जो वेव्स आती हैं वो कार के अंदर ही रह जाती हैं, वापस बाहर नहीं जा पाती हैं ग्लास के थ्रू। इसीलिए ग्लास के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, हीट वहां पे जनरेट हो जाती है। और अगर हम लोग विंटर्स की बात करें तो वहीं पे उल्टा हो जाता है। विंटर्स के केस में वो जो वेव्स अंदर आती हैं और बाहर नहीं जा पाती हैं, वो अंदर क्या कर देती है, एक वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं। सो द ग्लास विच इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस इज ओपेक टू द आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस। उसी की वजह से कार के अंदर भी एक ग्रीन हाउस जैसा बन जाता है, और वहां पर क्या होती है, हीट बहुत ज्यादा जो है वो जनरेट हो जाती है। ये हमने थोड़ा सा पढ़ा ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस हम किसको बोलते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें मेन एग्जांपल्स हमको डिस्कस करनी, हम जो करते हैं कौन कौन सी आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। ये एग्जांपल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, और यही जो हैं प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इनको आपको अच्छे से, मतलब आपको पता होनी चाहिए ये, और इनके फॉर्मूलाज भी पता होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे कभी NO2 दे देगा या N2O2 दे देगा, इस तरीके से वो हमें कंफ्यूज कर सकता है। और इसके अलावा कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करती हैं, दे विल इजीली रिएक्ट विद द ग्रीन हाउस गैसेस एंड अफेक्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। ये उनसे रिएक्ट करती हैं और उनकी कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट करती हैं, अप डाउन करती हैं। और
किसी भी ग्रीन हाउस गैस की इफेक्टिविटी हम कैसे बता सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है? दैट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, कि कितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उसकी, इट्स लाइफ टाइम इन द एटमॉस्फेयर, कितने ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वो एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर रही है, एंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, और उसकी वेवलेंथ कितनी है। इन सब चीज़ों पे हम बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर ग्रीन हाउस गैस जो है वो कितनी जो है वो इफेक्टिव है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव होते हैं। इसके बाद हमको ये भी पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इज डैश। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसकी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है? दैट इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अराउंड 50 to 60% कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब हम CO2 की अगर बात कर ही रहे हैं तो CO2 जो है वो एमिट कहाँ से होती है? प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, मेन जो CO2 है कहाँ से एमिट होती है? फॉसिल फ्यूल्स की कंजप्शन में। हम लोग डेली ऑयल यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं। कोई रेयर पर्सन होगा, अगर कोई होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, वरना मोस्टली जो है हम लोग कोल, पेट्रोल, गैस, ऑयल ये चीजें यूज करते ही हैं। तो बेसिकली हम ही जो है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं। एंड द टाइम टेकन फॉर एटमॉस्फेरिक CO2 टू एडजस्ट to changes in sources to sink is 20 to 50 years। जब भी कोई कार्बन डाइऑक्साइड किसी सोर्स से एमिट होती है और उसको एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने के लिए कितना टाइम लग जाता है? अराउंड 20 to 50 years लग जाते हैं। एंड इट इज राइजिंग एट अबाउट 0.5% एनुअली। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ चीजें हमें जो है वो पता होनी चाहिए। और इसके अलावा हम एक और बात करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन। ओजोन होल की भी हम लोग बात करते हैं। ओजोन जो होती है वो एटमॉस्फेयर की किस लेयर में प्रेजेंट होती है? कमेंट करके बताओ। स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। कहीं कहीं पर ये ओजोन की लेयर जो है वो थिक होती है, कहीं कहीं पर थिन होती है। अगर कहीं पर ये ओजोन की लेयर बहुत ज्यादा थिन होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओजोन होल। और ये जो ओजोन है ये क्या करते हैं? ओजोन अकर इन द स्ट्रेटोस्फेयर वेयर द अल्ट्रावायलेट रेज कन्वर्ट द ऑक्सीजन इनटू द ओजोन। दस अल्ट्रावायलेट रेज डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस। और ये भी एक तरीका होता है, यूवी रेज अर्थ पे क्यों नहीं पहुंच पाती? हम कहते हैं ना कि यूवी रेज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं यहाँ पर। तो एब्जॉर्ब होने का क्या मतलब है? एब्जॉर्ब होने का मतलब यही है कि यूवी रेज जो है वो हेल्प करती हैं ऑक्सीजन को कन्वर्ट करने में, ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करने में। कैसे? यूवी रेज जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करती हैं, रिएक्ट करती हैं और इसको ब्रेक कर देती हैं दो ऑक्सीजन एटम में। ये जो ऑक्सीजन एटम है ये सिंगल ऑक्सीजन एटम एक O2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है और ये बना देता है ओजोन। और इस ओजोन को फिर यूवी रेज क्या करती हैं? ब्रेक करती हैं, फिर इसको O और O2 में कन्वर्ट करती हैं, और इसी तरीके से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। और इसी तरीके से यूवी रेज जो है वो हमारी अर्थ पे नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो ऊपर ही बिजी रहती है, उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ऊपर ही हो जाती है। एंड दिस अलाउज द अल्ट्रावायलेट रेज टू पास थ्रू द ट्रोपोस्फेयर, दैट इज द ओजोन होल। अगर कहीं पे ओजोन होल हो जाएगा, इसकी जो थिकनेस है, मतलब अगर ये थिन हो जाएगी, ओजोन जो है इसकी लेयर थिन हो जाएगी, तो उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो ट्रोपोस्फेयर में आ जाएंगी, और ट्रोपोस्फेयर में आने से सीधा वो अर्थ पे आ सकती हैं और हमें डैमेज कॉज कर सकती हैं। इसमें एक इनिशिएटिव था जो हमारी कंट्री ने लिया था, ये हमें पता होना चाहिए, दैट इज द नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज, NAPCC। Now this NAPCC is a government of India program launched in 2008 to mitigate मतलब reduce, to mitigate and adapt to the adverse impact of the climate change। और ये प्लान जो था ये कब लॉन्च हुआ था? अराउंड 2008 में। और इसमें क्या थे? 8 सब मिशंस थे। अब इसमें जो 8 सब मिशंस हैं हमें उसके नाम पता होने चाहिए बेसिकली, क्योंकि कभी कभी हमें एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, 3 वो यहाँ से उठा के डाल देगा और एक अपने से बना के डाल देगा मर्जी से, और पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है वो इसका सबमिशन नहीं है, तो वहां पर वही वाला आंसर होगा। तो दिस प्लान, इसका एम क्या था? टू फुलफिलिंग इंडियाज डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव विद अ फोकस ऑन रिड्यूसिंग द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। और इसके अगर हम लोग 8 सबमिशंस की बात करें तो नेशनल सोलर मिशन, National Mission for Enhanced Energy Efficiency, National Mission on Sustainable Habitat, National Water Mission, National Mission for Sustaining Himalayan Ecosystem, Green India Mission, National Mission for Sustainable Agriculture, and National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change। तो ये हमें नाम याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें
तो ये हर साल जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो दिया जाता है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो प्रीवियस 3 इयर्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारा रैंक कंपैरेटिवली अच्छा है। इन 2021 इट इज 10, यहाँ पे 10 रैंक था। 2020 में जो था वो रैंक 10 था और 2019 में क्या था 9 रैंक था। तो कंपैरेटिवली रैंक ये जो है वो अच्छा चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे चीजें कर रही है जिसकी वजह से हम लोग क्लाइमेट चेंज में मतलब हेल्प कर सके, मतलब क्लाइमेट चेंज जो है उसको रिड्यूस करने में हेल्प कर सके, क्लाइमेट को बेटर बनाने में हम लोग हेल्प कर सके। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे सो डेनमार्क सबसे ऊपर है, देन स्वीडन, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, मोरक्को, चाइल्ड एंड देन ऑन 10th इट इज इंडिया। और कोई भी कंट्री जो है उसने 1 से लेके 3 रैंक जो है वो अचीव नहीं किया है, क्योंकि इनके कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये क्या करते हैं, किसी भी कंट्री को रैंक करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो लास्ट कोपनहेगन में जो सबमिट हुई थी, वहां पर जो COP26 हुआ था, उस COP26 में हमारी कंट्री ने क्या किए थे, कुछ प्लेजेस किए थे। क्या क्या प्लेजेस थे वो? इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 5000 गीगाहर्ट्ज बाय 2030। मतलब जो नॉन फॉसिल एनर्जी है, इंडिया ने बोला था कि हम उसको 500 गीगावाट तक यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे 2030 तक। इसके अलावा एक और जो उन्होंने वहां पर बोला था, इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ये आपको लर्न करना है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन बन सकता है। एंड इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 मिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030 तक। वो 1 मिलियन टन्स कार्बन एमिशंस को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। And by 2030 India will reduce the carbon intensity of its economy by 45% from a previous target of 35%। और सबसे important, by 2070 India will achieve the target of net zero। हमें ये भी पता होना चाहिए कि नेट जीरो का क्या मतलब है। मतलब नेट जीरो कार्बन एमिशन का बेसिकली क्या मतलब है। इंडिया ने बोल तो दिया है कि 2070 तक हम लोग इसको कर देंगे, बट what is the meaning? Net zero refers to the balance where the emissions of the greenhouse gases are offset by the absorption of an equivalent amount from the atmosphere। मतलब नेट जीरो कार्बन मतलब जितना भी कार्बन अगर हम लोग सपोज फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू उसको एटमॉस्फेयर में जाने दे रहे हैं, या और भी किसी चीज के थ्रू हम लोग अगर कार्बन को जो है एटमॉस्फेयर में जाने दे रहे हैं, तो कुछ उसका ऑल्टरनेटिव होना चाहिए जो उस कार्बन को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। तो इसका मतलब जो नेट कार्बन रह जाएगा एमिशन, नेट कार्बन एमिशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जितना हम लोग रिलीज कर रहे हैं उतना ही क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब भी हो जा रहा है। सो नेट जीरो रेफर्स टू अ बैलेंस वेयर द एमिशंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज आर ऑफसेट बाय द एब्जॉर्प्शन of an equivalent amount from the atmosphere। And experts see net zero target as a critical measure to successfully tackle the climate change and its devastating consequences। है तो बहुत ज़्यादा टफ है, बट विद डिटर्मिनेशन हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। सब लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सब लोगों को अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम लोग टॉप 3 एमिटर्स की बात करें जो सबसे ज़्यादा कार्बन को एमिट करते हैं, जिसमें एक चाइना आता है, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया। तो इंडिया का तो हमने देख लिया कि इंडिया ने बोला है कि 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है। चाइना का अगर हम देखें तो चाइना ने क्या बोला है कि इट्स प्रीवियसली प्लेस्ड नेट जीरो बाय 60। उन्होंने वही बोला हुआ है कि 2060 तक वो कर देंगे। अब ये होगा या नहीं, दैट विल डिपेंड। और यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या बोला हुआ है कि इट हैज प्लेस्ड टू नेट जीरो बाय 2050, और उन्होंने 2050 के लिए बोला हुआ है कि वो नेट जीरो कर देंगे। बट आपको ये जो 5 पॉइंट्स है ना, पीएम मेक 5 प्लेजेस, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। इन पे क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ये सारा जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसमें जो भी स्टार्टिंग की चीज़ें थी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमने कहाँ से डिस्कस करी हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। यहाँ पे क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक है, उसमें वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज चैप्टर है, चैप्टर 12। मैं आपको लिंक कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वहां से आप इसको रीड आउट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप ये क्लाइमेट चेंज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ आया होगा। ये क्लाइमेट चेंज हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, इसके हम एमसीक्यूज पे डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस करेंगे एज पर द एनसीईआरटी 12th क्लास बायोलॉजी लास्ट चैप्टर, और उसमें हम सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज को कवर करेंगे। और इसके अलावा हमारा एक टॉपिक रहता है, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी, और उसको हम लोग जो है वो एंड में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट।